जय हिंद। ये कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये कितना घातक है और ये कितनी तेजी से संक्रमित हो रहा है, क्या ये भारत में थर्ड वेव लाएगा और थर्ड वेव में बच्चे किस हद तक प्रभावित होंगे, और वुहान से ये वायरस लीक हुआ था या नहीं लीक हुआ था, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए दुनिया में कई तरह के वायरस थे, जो स्टार्टिंग था कोरोना का वुहान से। अब ऐसे समझिए, उसके बाद जो पहला बार इसमें बदलाव देखा गया, म्यूटेशन देखा गया, वो ब्रिटेन में देखा गया था, जिसे अभी के वक्त में हम लोग अल्फा वेरिएंट कहते हैं। इसका जो रेशियो था रेप्लिकेट होने का, मतलब एक अनुमान लगाया गया था कि एक संक्रमित आदमी कितने को फैला सकता है। तो देखिए, जो पहला जहां से चाइना से शुरुआत हुआ था तो वो वुहान से शुरुआत हुआ था। तो वुहान में ये जो रेशियो था वो 2.5 था, यानी अगर एक आदमी संक्रमित है तो वो औसतन 2.5 लोगों को पहुंचा सकता है कोरोना, एक एवरेज निकाला गया था। जबकि ये जो अल्फा वेरिएंट है ये 4 लोगों तक को फैला सकता था, मतलब वहाँ 2.5 लोग, यहाँ 4 लोग। और जो भारत से म्यूटेट होके बना था, इंडिया में ही उसको देखा गया था, महाराष्ट्र में, तो वो डेल्टा वेरिएंट जो है वो 8 आदमी को मतलब फैलाने में वो सक्षम है। तो इसलिए देख सकते हैं कि जो चाइना में फैला था वो 1 से 2.5 लोगों में पहुंच रहा था, ये 1 से 8 लोगों में पहुंच रहा है, 3 गुना से ज़्यादा तेजी से फैल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये ज़्यादा कंसर्न बना हुआ है। अब वेरिएंट होते हैं, हमेशा बदलाव आते रहते हैं, सारे बदलाव खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ बदलाव खतरनाक होते हैं। जैसे देखिए कोरोना में बदलाव समझिए, जैसे कोरोना के भी कई शकल होते हैं, उसी तरह आप देखिए ये सारा का सारा तो गुलाब ही है, लेकिन इस गुलाब में अलग अलग वेरिएंट है, सफ़ेद गुलाबी है। अब इस गुलाब में भी कुछ वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकते हैं, कुछ खतरनाक गुलाब होंगे। जैसे किसी को सफ़ेद गुलाब दे सकते हैं तो बच जाएंगे, ये वाला देंगे तो भी बच सकते हैं। लेकिन अगर ललका गुलाब दे देंगे तो तुरंत समझ जाएगा, अगर सिग्नल उधर से ग्रीन नहीं है, हाई ललका गुलाब दे दीजिए तो फिर थुरा सकते हैं, 1-2 तमाचा पड़ जाएगा। तो उसी तरह से कोरोना में कई वेरिएंट है, उसमें से ललका गुलाब जिस तरह एकदम डायरेक्ट हिट करता है, उसी तरह जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना का वो डायरेक्ट हिट करता है, अब बहुत तेजी से जान ले लेता है, और ओकरों से खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो इस तरह से जैसे हर फूल में, हर फल में, इवन जानवरों में भी अलग अलग वेरिएंट पाई जाती हैं, नस्लें पाई जाती हैं। उसी तरह जैसे हम लोग, जैसे ये गुलाब जो है ये CBSE बोर्ड वाला है, एकदम सुंदर है, और जो हम लोग घर में गमला में बोलते हैं हिंदी मीडियम वाला गुलाब, इसे जरा जवान होने के बाद इससे हो जाता है, जरा चौपट हो जाता है। तो अलग ये भी वेरिएंट है। अभी जो डेल्टा वेरिएंट में भी एक और चेंजिंग हुआ है, जिससे कि वो डेल्टा प्लस बन गया है। ये बहुत ही खतरनाक है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसको एकदम चेतावनी दिया है कि इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से लगभग 10 देश अभी वर्तमान में, इससे ज़्यादा देश भी संक्रमित हो चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ब्रिटेन में। हालांकि ब्रिटेन में ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है, ब्रिटेन अपने 60% लोगों को वैक्सीन लगा चुका है, लेकिन ब्रिटेन में ये तेजी से फैल रहा है। रूस और इंडोनेशिया ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से अभी बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इसमें इजराइल जो है, यहाँ पर भी डेल्टा जो प्लस वेरिएंट है वो पहुँच गया है, बट इजराइल इतना तेजी से एक्शन लिया कि वहाँ एक दिन में 150 केस देखे गए, तो उसने कह दिया कि पूरा मतलब हर जगह मास्क लगाना होगा, और इजराइल पहला देश बन गया जिसने कह दिया कि आपको घर के अंदर भी मास्क लगाना पड़ेगा। सोचिए 200 केस होने पर उसने इतना कर दिया। ये अलग बात है कि उसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ हाई है, लेकिन फिर भी इतना तेज स्टिक लिया है ताकि वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन भारत में देखेंगे तो भारत में लगभग 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट देखे गए हैं। ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहली मौत मध्य प्रदेश में देखी गई है। अब इसके बावजूद भारत में इतने बेतहाशा छुट्टा सांड की तरह लोग घूम रहे हैं, और इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कोरोना फैलने से उतना खतरा नहीं है जितना कि उसका रूप बदलने से। जितना कोरोना फैलेगा, जैसे मान के चलिए 1000 लोगों को कोरोना हुआ ना, तो उसके बाद अगला कोई नई वेराइटी का कोरोना होगा। तो भारत में तो लाखों लोगों को कोरोना हो रहा है, तो क्या पता एक नया वेराइटी उत्पन्न हो जाए। तो कोरोना को जड़ से खत्म करना जरूरी है, तभी हम थर्ड वेव से बच पाएंगे। हालांकि अगर आप देखते हैं तो थर्ड वेव तक अगर हम लोग 60% जनसंख्या को अगर हम लोग वैक्सीनेट कर देते हैं तो हम थर्ड वेव से इजीली बच सकते हैं। अब ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी काम करता है। अमेरिका में एक स्टडी में वहाँ पता चला है कि वैक्सीन में क्या हुआ। अमेरिका में मई के महीने में एक डाटा दिया गया जिसमें 18,000 लोगों की मौत हुई थी। भारत में तो एक दिन में 6,000 लोगों की भी मौत हुई है, 4-4 हज़ार मौत हो रही थी एक बीच में तो लगातार। तो उस हिसाब से 4,000 के हिसाब से देखेंगे तो 4-5 दिन में ये तो आपका 18,000 पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो मई के महीने में अमेरिका में जो 18,000 मौत पर स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया जिनकी मौत हुई है उन्होंने एक भी डोज वैक्सीन की नहीं ली थी। हाँ, लेकिन उसमें 150 लोग ऐसे थे जो वैक्सीन लेने के बाद भी डेथ हो गए। तो सोचिए 18,000 में से महज 150 लोग, और वो भी जिनकी एज ज़्यादा थी, उन्हें और अन्य कोई और बीमारियाँ
दवाइयाँ थी। तो इस पर अमेरिका ने थोड़ा और गहन स्टडी किया। उसने कहा कि पता करो कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया जो दोबारा मतलब हुए, उनको कोरोना हुआ। तो अमेरिका में तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, लेकिन 8.5 लाख ऐसे लोग सामने आए जो वैक्सीन की एक डोज लिए थे फिर भी उन्हें कोरोना हो गया। तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लेने के बाद 8.5 लाख लोगों को कोरोना हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन 8.5 लाख लोगों ने केवल वैक्सीन की एक डोज ली हुई थी और उसमें से केवल 150 लोग मरे। तो सोचिए वैक्सीन कितना कारगर है। इसलिए थर्ड वेव से पहले वैक्सीनेशन को तेज करना है और भारत में वैक्सीनेशन जुलाई के महीने से बहुत तेज हो जाएगी। रीजन क्या है कि जो कोवैक्सीन है इसका प्रोडक्शन भी अब तेज हो जाएगा और जो रूस से स्पुतनिक आई है उसे 6 कंपनियां मिलकर बना रही हैं। अब इसको मई के महीने में अप्रूवल मिला था। अब तुरंत तो ये बन नहीं जाएगा, पापड़ थोड़ी छान रहे हैं कि तुरंत तेल गरम किए निकल गया। 2 महीने एटलीस्ट चाहिए, तो मई जून इसको टाइम मिला। अब ये जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक से ये प्रोडक्शन बहुत तेज कर देंगे, तो वैक्सीनेशन बहुत तेज हो जाएगा और तब हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। और थर्ड वेव आएगा अगर, तो जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट है या डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इससे हम लोग लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना को खत्म नहीं किए, क्या पता कि बनते 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 कोई और नया वेरिएंट आ जाए वहां पर। तो अब नया के प्रति हम लोग की इम्यूनिटी है या नहीं है, इससे कोई अभी कंफर्म नहीं है। और भारत सरकार जो है वो बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। उधर अमेरिका फाइजर वैक्सीन को कर रहा है और भारत जो है वो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को कर रहा है। इसमें आपको एक तैजु वाला डाटा हम आपको बताते हैं। हम कुछ डॉक्टर से बात कर रहे थे, जिसे एम्स दिल्ली, इंडिया के कई एम्स के डॉक्टर और बहुत जो लोग इस ट्रायल में शामिल होते हैं, जो इसको कंडक्ट कराते हैं, उन लोगों ने बताया कि जो बच्चों को इन लोगों ने सेलेक्ट किया था कि इनमें वैक्सीन का ट्रायल किया जाए बच्चों के लिए, तो ताज्जुब ये हुआ कि उनमें से इन लोग के पास 60% बच्चों को वापस लौटाना पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को इन लोगों ने लिया नहीं था, मतलब लगभग 100 बच्चों को लिए थे। 100 में से 60 बच्चों को इन्होंने वापस लौटा दिया। क्यों, समझिए। उन्होंने बच्चों के गार्जियन से पूछा कि इसको कोरोना तो नहीं हुआ था, कोई लक्षण तो नहीं थे, तो गार्जियन ने कहा कोई लक्षण नहीं थे, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है उसकी ब्लड की पहले बेहतरीन ढंग से जाँच की जाती है कि कहीं ये पहले से तो कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है। तो देखा गया कि उनमें से ज़्यादातर बच्चों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी ऑलरेडी है, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि बच्चे हर्ड इम्यूनिटी की ओर हो चुके हैं, या फिर जो बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनमें कोई खतरा ही नहीं है। और वैसे भी देखा गया कि बच्चों को हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। तो एक जो ये था कि नहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होगा, वो धीरे धीरे आपको ऐसे ही डाटा से पता चल रहा है कि जो लड़कों को लाया जा रहा है उनको कोई लक्षण नहीं है, देखा जा रहा है तो इसमें एंटीबॉडी बना हुआ है, मतलब वो जीत चुका है कोरोना से ऑलरेडी। तो इससे बच्चों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और थर्ड वेव आएगा भी तो वो खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू को भी देखे थे। उसका सबसे खतरनाक जो था वो दूसरा वेव था, और उसके बाद पहला वेव, और सबसे कम जो खतरनाक था वो थर्ड वेव था। क्योंकि थर्ड वेव तक आने वक्त में हम लोग बहुत हद तक सचेत हो चुके रहेंगे। लेकिन ये जो कोरोना फैलाने वाला शी जिनपिंग है, फादर ऑफ कोरोना, इसको हम क्या बोले, गरियाने का मन करता है। जिसने पूरी दुनिया को कोरोना दिया, वुहान लैब, ये चोट्टा कहता है कि वुहान लैब को नोबेल प्राइज देना चाहिए कि इसने बहुत लोगों की जान बचाई है। अरे चोट्टा कहीं कहीं वुहान लैब को ये नोबेल प्राइज, सोचिए, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज, जिसने कोरोना को बर्बाद, पूरी दुनिया को बर्बाद किया, उसको ये नोबेल प्राइज मांग रहा है। भैया अगर हम लोग इसको नोबेल प्राइज दे देंगे यहाँ पे, तो किस लिए देंगे हम बताइए। नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाएगा आपको भैया, कि आपने वुहान का डाटा, लैब का डाटा छुपाया लोगों से, ये जो कोरोना है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, इस बात को छुपाया, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल देना चाहिए, या फिर इन्हें बायोलॉजी में चिकित्सा का नोबेल देना चाहिए। वुहान से जब कोरोना फैल रहा था तो 50 लाख लोगों को यहाँ चाइना सरकार जाने दी कि अलग अलग दुनिया में चले जाइए और फैल जाइए वहां से। तो क्या इसलिए इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाए? क्या इसलिए दिया जाए कि इन्होंने कहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है, इनको भी तब नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए? क्योंकि यही है वो व्यक्ति जो कह रहे हैं कि चाइना पे बैन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये उतना खतरनाक वायरस नहीं है। अब समझ में आ गया कितना खतरनाक है। ससुर तो नहीं तो बैल कहीं कहीं वो पैसा खैले यहाँ पर। देखिए अगर हम लोग वुहान लैब को दे सकते हैं कोरोना को रोकने के लिए नोबेल प्राइज, उस हिसाब से तो पाकिस्तान भी कहेगा कि आतंकवाद को सप्लाई करने के लिए हमें भी नोबेल दीजिए, क्योंकि चाइना को अगर आप सप्लाई के लिए देते हैं कोरोना का नोबेल तो इन्हें दीजिए यहाँ पर नोबेल। हालांकि देखिए इनका भी संगत का असर पड़ गया है। इसका इमरान खान का भी आँख अब छोटा छोटा हो गया है। देखिए आंखें बहुत छोटी लग रही है, चाइनीजों के साथ रहने से छोटा लग रहा है। क्या चल रहा है आप दोनों में, आँख ये क्या छोट हो गया है?
तो भैया अगर ये इनको नोबल मिलेंगे तो कल को ये जो पगला डोमिनोज का बर्गर है, ये क्या नाम है, किंग जोंग, उत्तरी कोरिया का, ये भी कहेगा तब तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा हम है, हम ही को नोबल पुरस्कार दीजिए। ऐसा नोबल नहीं देना चाहिए, बल्कि शांति का जो नोबल ओस्लो से दिया जाता है, इस बार शांति के क्षेत्र में नोबल उस देश को देना चाहिए जिस देश में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि उस संपूर्ण देश के नाम पे नोबल पुरस्कार होना चाहिए कि यह देश एक मानवीय गलती के कारण सबसे ज्यादा अपनों को खोया है इस देश में। अब इस देश में डेथ का रेशियो भारत में भी देखे थे, कितना बेतहाशा मौत हुई थी भारत में। चाइना चाह रहा है कि लोग ये सवाल ना उठाए कि वुहान से फैला है। भारत सरकार को भी ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। हमारे यहाँ जो कोरोना का संक्रमण है उसे भी वुहान का नाम देना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में ज़्यादा कोरोना है तो उसे कहना चाहिए कि ये कोरोना वुहान कैटेगरी 1 का है, जहाँ कम है वहाँ कैटेगरी 2 है, जहाँ और कम है वहाँ कैटेगरी 3 है। तो वुहान कैटेगरी 1, वुहान कैटेगरी 2, वुहान कैटेगरी 3 न्यूज़ में जाएगा ना, तब पता चलेगा भारत का महाराष्ट्र राज्य वुहान कैटेगरी 1 में जा रहा है। पूरी दुनिया देखेगी ससुरा इसका नाम वुहान क्यों है। तो हमारे पास ऑलरेडी भाई लॉजिक है कि सबसे वुहान लैब से फैला ही है। अब जहाँ फैल रहा है संक्रमण ज़्यादा है उसे हम वुहान 1 कैटेगरी कर रहे हैं। अब भारत सरकार को भी करना चाहिए कि जो शहर वुहान 3 की कैटेगरी में आ रहे हैं, अर्थात जहाँ संक्रमण कम है, वहाँ लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। लेकिन जो वुहान 1 की कैटेगरी में आ रहा है, यानी वहाँ पे संक्रमण ज़्यादा है, उसको छूट नहीं दिया जाएगा। चाइना जो है वो मतलब थेथरई पे उतर चुका है। देखिए एक बात तो तय है कि ये वुहान लैब से ही निकला है और ये कोरोना वायरस चमगादड़ में पाया जाता है। वुहान लैब जो है वो कोरोना वायरस में क्या कर रहा था, उसे और खतरनाक कर रहा था, जीनोम सीक्वेंसिंग से करके उसे और खतरनाक कर रहा है। ये प्रोसेस गलत नहीं होता है। आमतौर पे हर जगह हर देश में ऐसी चीजें होती हैं जो किसी वायरस जो इंसान के लिए खतरनाक नहीं है उसे खतरनाक बनाने की कोशिश की जाती है। देखा जाता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, तो उसे मैक्सिमम खतरनाक किया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग, उसमें जेनेटिक चेंजिंग करके। उसके बाद देखा जाता है कि जब ये खतरनाक की श्रेणी में मैक्सिमम चला गया तो क्या ये इंसान के लिए घातक है कि नहीं। अगर घातक है तो इंसान में फैलने से पहले ही उसकी वैक्सीन बनाने लगी जाती है और उस वैक्सीन को बना के उसका फार्मूला रख लिया जाता है कि फ्यूचर में अगर ये 10 साल 50 साल बाद म्यूटेट होके अगर ये अपना मैक्सिमम खतरनाक वाला रूप लेता है तो हम उसे पहले से वैक्सीन बनी हुई है। तो ये लोग भी वही कर रहे थे, लेकिन ये बनाने के दौरान मैक्सिमम खतरनाक स्थिति तो पहुंचा दिया, लेकिन उसी दौरान यहां से वायरस किसी को इन्फेक्ट हो गया क्योंकि इस लैब में प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी। और ये बात तो पक्का है कि वुहान लैब में जिस चमगादड़ पर रिसर्च किया जाता था उस चमगादड़ को वुहान से 150 किलोमीटर दूर से लाया गया था, इसलिए यहाँ पे तो नकारा नहीं जा सकता। जो वहाँ के सी जेंगलिन है, इसको सी जेंगलिन न करके सी जंगली कहिए यहाँ पर, इसने कोरोना, इसे बैटमैन कहा जाता है, बैट वुमेन, चमगादड़ पे बहुत रिसर्च की रही थी। अब इनका कहना है कि यहाँ से लीक नहीं हुआ है, तो भैया अगर यहाँ से लीक नहीं हुआ है तो वुहान लैब जो है वो बायोसेफ्टी लेवल जो होता है वो 4 लेवल दिया जाता है, 1 2 3 4। जो 1 और 2 लेवल होते हैं ये ऐसे बीमारियों को इसमें रिसर्च किया जाता है जो ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट हवा से नहीं फैल सकते। जैसे HIV का वायरस, किसी एक आदमी को HIV है, उसके बगल में हम 2 घंटा रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लड ट्रांसमिशन से होता है, तो उसे आप लैब कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में कर सकते हैं। टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये मतलब ये सब चीजें डायरेक्टली इन्फेक्टेड नहीं होती हैं, लेकिन जो हवा से फैलते हैं उन्हें लैब 3 में रखना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन लेवल। और जो बहुत तेज फैलते हैं जैसे कोरोना हो गया उसे लैब 4 में करना चाहिए। अब बताइए वुहान लैब जो है इसमें जो सेफ्टी लेवल था वो 2 था, जबकि पहले से ये संकेत मिल रहे थे कि कोरोना से ये वायरस जो है ऑलरेडी पेंगोलिन में आ चुका है, मतलब चमगादड़ से। पेंगोलिन एक छोटा सा जानवर होता है इतना बड़ा, और ये ना बहुत सीधा जानवर होता है, बहुत डरपोक होता है। ये चींटी माटा ये सब चीज छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, और इसको अगर कोई खाने आएगा ना तो इसके बाहर का खोल बहुत कड़ा होता है, कछुआ की तरह गोल होकर बैठ जाता है, इसको कोई खा नहीं पाता है, चाहे शेर हो चाहे कुछ भी नहीं खा पाते हैं। पेंगोलिन जो होता है इसका जो जीभ होता है वो जीभ बहुत लंबा होता है, जिससे कि ये चींटी वगैरह को आराम से खा लेता है। ये अपना अगला पैर उठा के चलता है और अगर इसको खतरा होगा तो सिकोड़ के खुद को बैठ जाता है। और इसके ऊपरी कवर हार्ड होने की वजह से शेर वगैरह इसको नहीं खा पाते हैं, कितना भी कोशिश कर ले शेर वगैरह 1-2 घंटा में थक के छोड़ के इसको चले जाते हैं लोग, लेकिन इसको भी वो सब खा जाते हैं, सब छील के इसके बाहर का जो कवर होता है उसको निकाल के काट के और उबाल देते हैं इसको पानी में, ताकि इसका बाहरी का कवर जो है वो छोड़ दे। गर्म पानी से उबालने से इसका बाहरी कवर छोड़ देता है और फिर इसको इसका खाल नोच के इसको चारों ओर से निकाल के इसको खा लेते हैं। इससे जनन क्षमता बढ़ती है चाइनीजों की, ऐसा इन लोग का मानना है। और आर्थराइटिस वगैरह के इलाज के लिए भी सबको बहुत ज़्यादा वो लोग खाते हैं लोग, चाइना वाले सब इसको।
तो ये बात पहले से संकेत मिल चुकी थी कि ये उसमें फैल रहा है, फिर भी वुहान के सी फूड मार्केट में इन दोनों के मांस मिल रहे थे, चाहे वो चमगादड़ हो चाहे वुहान हो, उसको चमगादड़ या फिर पेंगोलिन हो, उसके मांस को दिया जा रहा था। और इसमें जो था, जब ये रिसर्च कर रहा था तो इसमें बायोसेफ्टी लेवल 3 या 4 लेवल पर रखना चाहिए, क्योंकि 3 और 4 में कुछ नियम कानून है कि वो लैब जो होना चाहिए शहर से बहुत दूर होना चाहिए और वहाँ आसपास वो एरिया पूरी तरह सील होना चाहिए कि वहाँ से आसपास में कोई ह्यूमन नहीं जाए उसके अगल बगल में। उसके बाद जो यहाँ पर रिसर्च होगा जिस लैब में, उसका प्रेशर निगेटिव होना चाहिए, मतलब हवा अंदर आ जाए लेकिन लैब के अंदर की हवा बाहर ना जा पाए। तो हवा आंधी कुछ भी चलेगा तो अंदर ही आएगा, क्योंकि अंदर वायरस पे रिसर्च हो रहा है, पता चला यहाँ से वहाँ जाएगा तब क्या होगा, तो आप कहेंगे हुआ अंदर आएगा तो जाएगा कैसे। तो इसे निगेटिव प्रेशर किया जाता है ताकि हवा अंदर आ जाए और एक खास रास्ते से इसे डाला जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है। आने के लिए कई रास्ते, लेकिन बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता होता है, और जो रास्ता निकलने के लिए दिया जाता है उस रास्ते पर इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकते हैं उसको, उस रास्ते पर भी आपको क्या करना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है। तो जो भी वायरस वगैरह थे उसे फिल्टर से छान लिया जाता है, उसके बाद प्योर हवा को वहां छोड़ा जाता है। ऐसी व्यवस्था वुहान में कम देखने को मिली थी। साथ ही वहां पर मास्क या ग्लव्स पहन के आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप इतना खतरनाक काम कर रहे हैं, वहां पर आपको एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है जो चारों ओर से, उसमें हवा जा ही नहीं सकती है, और बगल से ऑक्सीजन का पाइप रहता है, इसके अंदर गया रहता है, और ये लोग उस सूट के अंदर पूरा हवा डालते रहते हैं लोग, ताकि इनका अंदर बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। इस तरह से इनका पूरा सर से लेके A to Z चीज ढका रहता है, जिस तरह से अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं लोग उस तरह का सूट ये। जबकि वुहान में इसमें लापरवाही बरती गई, वहां चमगादड़ काटा किसी को, उसके बाद ये फैला और निमोनिया के लक्षण देखे गए। बाद में पता चला भैया ये निमोनिया के लक्षण जैसा दिख रहा है लेकिन यह है कोरोना। ऐसा नहीं है कि किसी लैब से वायरस नहीं लीक हुआ है, बहुत बार ये रसिया के लैब से भी लीक हुआ था, कई जगहों से अलग अलग, जैसे चिकन पॉक्स का वायरस लीक हो जाना, छोटी मोटी बीमारियों का, स्वाइन फ्लू जैसे बीमारियों का वायरस लीक होता है, लेकिन कोरोना जैसे महामारी का वायरस लीक हो जाना, जांच इसलिए होनी चाहिए कि आगे से ये चीजें ना हो सके। लेकिन चाइना पूरी डाटा को डिलीट कर रहा है वहां से, और वहां पर जो WHO की टीम भी गई थी वो वहां से अपने अधिकारियों को भी चाइना उनके साथ रखा था। तो ये फ्यूचर के लिए भी खतरा बन रहा है। चाइना किसी का नहीं हो सकता है। अब इस महामारी का फायदा उठाया चाइना किस तरह से, चाइना के 3 सबसे पड़ोसी देखिए, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ पर और नेपाल, ये तीनों देश अचानक कोरोना के जो जैसे डेल्टा वेरिएंट आया बहुत तेजी से संक्रमित हो गए, और इन लोगों ने समझौता किया था भारत से कि ये इन्हें वैक्सीन देंगे। लेकिन भारत सरकार के पास थोड़ी सी लापरवाही की है कि हम लोग के पास जब पता था कि वैक्सीन का लगना जनवरी से चालू होगा था, तो जनवरी में हम लोगों ने वैक्सीन का कुछ खास ऑर्डर ही नहीं दिया था हम लोगों ने, क्योंकि हर महीने भारत में 7 करोड़ वैक्सीन बनाने की क्षमता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक में 7-35 करोड़ वैक्सीन बन जाना चाहिए, जबकि अभी तक भारत में 35 करोड़ वैक्सीन लगा तक नहीं है। बनने की तो बात छोड़िए, केवल 30 करोड़ वैक्सीन लगा है, उसमें से 25 करोड़ लोगों को केवल फर्स्ट डोज लगा है, 5 करोड़ लोगों को ही मतलब दोनों डोज लग चुके हैं। तो जनवरी से ही हम लोग अगर तैयार रहते तो ना हम सेकेंड वेव देख पाते और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हम लोग। चाइना ने इसी का फायदा उठाया, इन लोगों के पास मजबूरी थी, भारत वैक्सीन देने में हाथ खड़ा कर लिया कि भैया हमारे यहाँ खुद के लोग मर रहे हैं। तो चाइना की जो वैक्सीन है सिनोवैक्स, जो हजमोला की कैटेगरी में आती है, इस वैक्सीन को चाइना $5 में बेचता है। $5 बोले तो मतलब मोटा मोटी 400 रुपए। तो 400 रुपए के आसपास में ये एक वैक्सीन को बेचता है, इसमें उसका प्रॉफिट शामिल है। लेकिन जब उसने देखा कि श्रीलंका फंस चुका, नेपाल फंस चुका है, श्रीलंका फंस चुका है, पाकिस्तान फंस चुका है, और ये लोग इनके इतने गरीब देश हैं कि इन लोग के पास मतलब चाइना की जाल में ऐसे फंसे हैं कि इन लोग को कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो चाइना ने इन लोगों को क्या कहा, $15 में बेच दिया एक वैक्सीन। $15 में, सोचिए प्रॉफिट सहित इसका प्राइस था $5, अब बेचा कितना में, $15। अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, समझिए अभी पूरा कहानी समझिए, यानी $10 एक वैक्सीन पर $10 इसने एक्स्ट्रा कमाया। अब ये लोग ऐसा तो नहीं है वैक्सीन 1-2 ठो लेंगे, अब इन लोग की जनसंख्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो ये लोग वैक्सीन भी मंगाए थे लोग करोड़ों की संख्या में। और पाकिस्तान को तो पता है कि भैया हमारे पास जो जनसंख्या है दूसरा देश में तो वैक्सीन ले नहीं सकते हैं, तो दोनों डोज के हिसाब से 10 करोड़ वैक्सीन इसने दिया, किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़। पाकिस्तान को इसने थमा दिया 10 करोड़ वैक्सीन, एक वैक्सीन पर $10 एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए $10 को रुपया में बदलने के लिए 72 से गुणा कर देते हैं, और कितना वैक्सीन लिया गया, 10 करोड़। ससुरा 72 अरब रुपया कमा दिया चाइना, किससे, पाकिस्तान से। वो बेचारा अपने कर्जा में
डूब रहा है, उसको कोरोना फैलाया, आधा लोग को मार डाला उसमें, उसके वैक्सीन बेच के कमा रहा है। नेपाल को भी यही हाल किया, श्रीलंका को भी यही हाल किया, और इन लोगों ने हल्ला कर दिया कि ससुरा $15 में बेच रहा तो घुसियाइयो गया। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि चाइना ससुरा किसी का नहीं है। भारत यहाँ तक में वैक्सीन जितने लोगों को अब तक दिया, ज़्यादातर देशों को वैक्सीन भारत ने फ्री में दिया, लेकिन हमारी लापरवाही थी, और ये लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही थी। जब हमारा फर्स्ट फेज का डाटा आ चुका था, सेकेंड फेज का डाटा अच्छा था, थर्ड फेज के डाटा में भी साइंटिस्टों ने कह दिया था कि नहीं सक्सेस होगा, तो हम लोगों को नवंबर से ही वैक्सीन को बना के रेडी रखना चाहिए। अगर मान के चलते हैं कि वैक्सीन काम नहीं करती तो खूब से खूब 10-20 करोड़ की वैक्सीन खराब हो जाती है। वहाँ पे भारत सरकार अरबों खरबों की इकोनॉमी है, उसमें 10 करोड़, हम लोग सोच रहे 400 करोड़ रुपए दान दे देते हैं लोग, दूसरे देश में भूकंप वगैरह आता है, लेकिन वैक्सीन पे हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, जो बहुत भारी हम लोग को कीमत चुकानी पड़ी। मई के महीने में देखे किस तरह कोरोना ने तांडव मचाया, लेकिन हाँ जुलाई से वैक्सीनेशन तेज हो जाएगा, और कोरोना से बचने का तो भैया एक ही रास्ता है, वैक्सीन लगवाइए, नहीं तो ऊपर जाइए। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।